वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके नए यूट्यूब चैनल आरबीएससी जूनियर क्लासेस के अंदर। इस चैनल के अंदर अपन क्लास 8th और 9th के सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो इस चैनल पर आप जुड़ जाइए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 8th और 9th के सब्जेक्ट बहुत ही आसान से तरीके से आपको बताए जाएंगे, ना कि सिखाए जाएंगे अच्छी तरीके से। तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बता दीजिएगा, क्योंकि आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस ने अपना एक जूनियर क्लासेस के नाम से नया चैनल बना लिया है, आरबीएससी जूनियर क्लासेस, जिसके अंदर 8th और क्लास 9th के सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। तो आज से अपन इस वीडियो के अंदर शुरू करेंगे क्लास 8th की साइंस, यानी 8वीं क्लास की विज्ञान को पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही आसान से तरीके से, इस तरह से, इस मेथड से पढ़ेंगे। अपनी जो हर चीजें हैं उसको चित्र के सहायता से और बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए अपन इस तरह से समझेंगे कि सारा का सारा चैप्टर अपने को अच्छे से याद हो जाएगा और फिर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन अपन आसानी से कर पाएंगे। एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास 8th की विज्ञान। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पहले चैप्टर को। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर अपने पूरे चैप्टर को बहुत ही आसान सी भाषा में समझ लेंगे। यानी आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको एक तरह से ये चैप्टर पूरा याद होने वाला है। इसके बाद में आपको बस रीडिंग लगाने की जरूरत है। इसको एक बार रिवाइज करेंगे, नोट्स को आप पढ़ लेंगे, जो आपको ऐप पर मिलेंगे उस नोट्स को आप पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखो, पूरा चैप्टर अगर आपको याद है तो फिर आपसे कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का पूछ ले अपन आसानी से कर पाएंगे। हालांकि अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर के भी बात करेंगे, जो बुक के आपके दिए गए हैं उन सभी प्रश्न उत्तर के बारे में अपन बात करेंगे। तो चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, मेन बात क्या होती है, क्वेश्चन आंसर याद नहीं होने का कारण होता है कि अपने को जो पाठ है वो अच्छे से समझ में नहीं आया है। तो बच्चों, अगर आप इस पाठ के अंदर पूरा ध्यान देंगे और अच्छे से इसको समझेंगे तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो देखो, एक एक चीज को, एक एक शब्दों को बहुत ही आसान से तरीके से अपन समझेंगे। तो शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर जो है आपका कक्षा 8 का पहला विज्ञान का चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन यानी फसलों का उत्पादन कैसे किया जाता है, प्रबंध मतलब उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उसका सारा का सारा जो कब उसको बोना है फसल को, कब उसके अंदर पानी देना है, कब उसके अंदर खाद बीज देना है, तो ये सारा का सारा होता है उसका प्रबंध करना। ठीक है, तो सब चीजों को अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर अपने को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, पहले अपन वो बात कर लेते हैं। एक एक टॉपिक के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अपन इस टॉपिक, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो है फसल के बारे में। सबसे पहले अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे किसके बारे में, फसल के बारे में। क्या होता है फसल, ठीक है, किसे कहते हैं फसल। नाम तो बहुत सुना है, लेकिन वास्तव में आपसे पूछ ले कि फसल किसे कहते हैं तो क्या आप बता पाएंगे। वैसे तो हमने बताया कि खेतों में बोई जाती है वो फसल होती है, लेकिन फसल होती क्या है इसके बारे में बात करेंगे। साथ में अपन बात करेंगे फसल के प्रकारों के बारे में, यानी फसलें कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, और कौन सी फसल कब बोई जाती है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धतियों का मतलब क्या होता है, यानी खेती की कैसे जाती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं खेती करने के। तो देखो, इस स्टेप में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मिट्टी तैयार करना। तो अपन देखते हैं किसान क्या करता है, मिट्टी तैयार करता है, उसके बाद में बुआई की जाती है उसके अंदर, उसके बाद में खाद और उर्वरक दिए जाते हैं, उसके बाद में सिंचाई की जाती है यानी पानी दिया जाता है, उसके बाद में खरपतवार से सुरक्षा, यानी उसके अंदर ऐसे पौधे भी लग जाते हैं जो अपने नहीं लगाए हैं, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे फसल को काटना, यानी फसल पक जाती है फिर उसके बाद में इसको काट लिया जाता है और काटने के बाद में उसका भंडारण किया जाता है। ये सारे के सारे स्टेप हैं किसके, कृषि पद्धति यानी खेती के चरण क्या है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे जंतुओं से भोजन प्राप्त होता है। अपने जंतुओं से भोजन यानी अपने को सिर्फ फसलों से ही नहीं, जंतुओं से भी भोजन प्राप्त होता है, तो उसके बारे में भी अपन जानकारी लेंगे। तो ये जो अपने टॉपिक इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, तो ये अगर टॉपिक अपने सारे क्लियर कर लेते हैं तो क्वेश्चन का, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, एक एक टॉपिक को। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे वो है हमारा छोटी सी बेसिक जानकारी चैप्टर की, ठीक है। उसके बाद में अपन इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि अपने को सभी जीवों को, आपको पता है, अपन हो चाहे कोई भी जीव हो, उसको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। क्या कोई जीव ऐसा आप बता सकते हैं जो बिना भोजन के जिंदा रह सकता है?
कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो बिना भोजन के जीवित रह सके। तो भोजन की जरूरत है। तो अब दूसरा प्रश्न उठता है कि भोजन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? जब हमें भोजन जरूरत ही क्यों पड़ती है, तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि भोजन से हमें क्या मिलती है? भोजन से हमें मिलती है ऊर्जा। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। भोजन से हमें ऊर्जा या कह दो हमें ताकत मिलती है, जिसकी वजह से अपन सारे कार्य वो कर पाते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं तो इसमें मेरी ऊर्जा लग रही है, एनर्जी लग रही है, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, कुछ भी काम कर रहा हूं, तो इसके अंदर मेरी ऊर्जा खर्च हो रही है। तो वो ऊर्जा आई कहां से? जो मैंने खाना खाया था, मैंने भोजन लिया था, उसके अंदर से मुझे शरीर में ऊर्जा मिली। इसी तरह आपको ऊर्जा मिलती है और इसी तरह दूसरे जीवों को ऊर्जा मिलती है भोजन से, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें कि हम अपना भोजन किससे? या तो पौधों से या जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इंसान यानी अपने जो मानव है वो अपना भोजन किससे? या तो प्राप्त करता है पौधों से, पेड़ पौधों से, या फिर जंतुओं से। इसके बाद में अपन बात करें तो अगर अपने को जंतु और पेड़ पौधों से मिल रहा है तो फिर फसल लगाने की क्या जरूरत है? तो अपने को पता है पूरे विश्व में जनसंख्या बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा जनसंख्या को अपन नॉर्मल जो पेड़ पौधे अपने आप जो लगे हुए हैं उनसे अपन सभी को भोजन नहीं दे पाएंगे। तो फिर अपन क्या करते हैं? किसानों द्वारा क्या किया जाता है? फसलें उगाई जाती हैं और उन फसल से उनकी जरूरत पूरी होने के बाद में जो फसल का अनाज या धान बच जाता है फिर वो मंडी में जाकर बेच देते हैं और फिर दूसरे लोग जिनको जरूरत होती है वो खरीद लेते हैं, बाजार से इनसे जाके क्या कर लेते हैं? खरीद लेते हैं। तो इस तरह से अपन विशाल जनसंख्या, बहुत बड़ी जो जनसंख्या है, इसको भोजन प्रदान करने के लिए नियमित उत्पादन यानी फसल का नियमित उत्पादन करना, लगातार उसका उत्पादन करना, उसका प्रबंध करना, उसकी देखरेख करना और उसका वितरण यानी उसको बांटना, सभी लोगों को जिसको जरूरत है उसको बांटना, ये बहुत आवश्यक है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीजें इतनी अपन आसान नहीं है, या अपन जितना सोच रहे हैं इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। आप किसी किसान से पूछेंगे कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता है तो बहुत इसमें मेहनत लगती है। अब अपन बात करें फसल किसे कहते हैं, किसके बारे में? फसल के बारे में। अपने सबसे पहला ही पॉइंट ये था फसल। तो आपने देखा होगा खेत क्या कितनी सी जगह में होता है? बहुत बड़े क्षेत्र में। तो जब बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधे बो दिए जाते हैं उसे कहते हैं फसल। तो क्या समझ में आया? जब अपन खेत में जाते हैं, खेत में देखते हैं तो अपन बहुत बड़े भाग में, बहुत बड़े क्षेत्र में देखते हैं एक ही प्रकार के पौधे लगे हुए हैं। गेहूं के तो सारे पौधे गेहूं के होंगे, अगर चना लगा हुआ है तो सारे पौधे चने के, अगर उसमें कोई और चीज बोई गई है यानी सरसों बोई गई है या फिर कोई भी और पौधा लगाया गया है तो सारे के सारे पौधे आपको एक जैसे दिखाई देंगे, उसी को ही क्या कह देते हैं? फसल कह देते हैं। तो परिभाषा आपसे पूछे तो क्या लिखना है? जब एक ही प्रकार के पौधे बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। देखो कितनी आसान सी परिभाषा है। जब एक ही प्रकार के पौधे बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं फसल। जैसे हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये गेहूं के पौधे लगाए गए हैं, सभी जगह देखो दूर दूर तक गेहूं के पौधे फैले हुए हैं, दिख रहा है ना? गेहूं के पौधे ये सारे के सारे देखो यहाँ पर गेहूं के पौधे बो दिए गए हैं और गेहूं के पौधे अपने को दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है? फसल है। किसकी? गेहूं की। क्या है? गेहूं की। इसी तरह और भी फसलें होती है, जैसे मान लो अपन बात करें तो फसलें जैसे और हो गया, जैसे अनाज हो गया, ठीक है। इसी तरह अपन फल भी होते हैं, फल हो गया, सब्जियां हो गया, ठीक है, दालें हो गई। तो ये सारे फसलें अनेक प्रकार की होती है। इस तरह से फसलों को अलग अलग भागों में बांटा गया। कई मसाले भी होते हैं इसके अंदर। क्या होते हैं? मसाले भी होते हैं। तो इस तरह से अपन फसलों के कई प्रकार देखते हैं, ठीक है। लेकिन जो अपन मेनली जो प्रकार फसल के पढ़ते हैं वो मौसम के आधार पर पढ़ते हैं। किसके आधार पर? मौसम के आधार पर। तो अपन यहां पर फसलों के इन 4 प्रकार के बाद में अपन देखेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे की बात करते हैं फसलों के प्रकार के बारे में। देखो तो यहां पर अपन बात करेंगे फसलों के प्रकार की। देखो जो मौसम के आधार पर कहें, ये आपसे सीधा पूछे फसलें कितने प्रकार की होती है तो आप क्या बताएंगे? मेनली 2 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से फसलें 2 प्रकार की होती है। किसके आधार पर? आपसे पूछ ले किसके आधार पर, तब कहेंगे मौसम के आधार पर। किसके आधार पर? मौसम के आधार पर या ऋतुओं के आधार पर फसलें 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है जरा देख लेते हैं। जो पहला प्रकार है वो है खरीफ की फसल। कौन सी? खरीफ की फसल। और दूसरा है रबी की फसल।
पहला है खरीफ की फसल और दूसरा है रबी की फसल। देखो खरीफ को आपको क्या याद रखना है, वर्षा, कौन सी ऋतु, वर्षा ऋतु। और रबी की फसल आपको क्या याद रखनी है, सर्दी या सर्द ऋतु। ठीक है, यानी खरीफ की फसलें, देखो बहुत ही आसान से अब आपसे परिभाषा ही पूछी जाती है। देखो फसलों को मुख्य मौसम के आधार पर फसलों को दो भागों में बांटा गया है, पहला है खरीफ की फसल और दूसरा है रबी की फसल। अब देखो आपसे पूछ लेगा खरीफ की फसल किसे कहते हैं, कब बोई जाती है, और इसके उदाहरण लिखिए। तो यहां पर अपन बात करेंगे खरीफ की फसल। तो देखो खरीफ की फसल जिन फसलों को वर्षा ऋतु में बोया जाता है, जिन फसलों को वर्षा ऋतु में, देखो यहां से याद रखना है वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु कौन से महीने में होती है, तो आप बता सकते हैं जून से लगाकर सितंबर तक। आपसे महीने पूछ ले कब से बोई जाती है, तो जून से लगाकर सितंबर तक। कहां से, जून से सितंबर तक। कहां से, जून से सितंबर तक। और दूसरा देखो इसके कौन कौन से उदाहरण हैं, उन फसलों को जो जून से सितंबर तक बोई जाती है उन्हें कहते हैं खरीफ की फसल कहलाती है। ठीक है, देखो सर्दी यानी वर्षा ऋतु में कौन कौन सी बोई जाती है, धान। अब यहाँ धान का मतलब अपने आम भाषा में धान किसको बोलते हैं, गेहूं को, लेकिन यहाँ धान का मतलब होता है चावल। क्या है, चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सारी कौन सी फसलें हैं जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। और वर्षा ऋतु में जिन फसलों को बोया जाता है उनको कहते हैं खरीफ की फसल। अब आपसे पूछ लेगा एग्जाम के अंदर कि इन्हीं 2 या 3 खरीफ की फसलों के उदाहरण लिखिए, तो आप इनमें से कोई से भी नाम लिख सकते हैं। क्या है, कोई से भी नाम आप लिख सकते हैं। दूसरा है जो रबी की फसल, कौन सी है, रबी की फसल। अब देखो यहां मैंने सर्दी क्यों लिखा था, ये सर्द ऋतु में बोई जाती है, सर्दी की ऋतु। और सर्दी कब होती है, अक्टूबर से लगाकर मार्च तक। अक्टूबर से लगाकर मार्च तक सर्दी ऋतु होती है। ठीक है, इन फसलों को इस समय जो बोई जाती है उन्हें रबी की फसल कहते हैं। और इसके उदाहरण जैसे अपने गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर, सरसों, अलसी, ये सारे पौधे सर्दी के मौसम में बोए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं। देखो कुछ आपको यहां से डायग्राम से समझ में आ रहा है, यहाँ बरसात हो रही है, बरसात के मौसम में पौधा लगाया गया है, तो ये खरीफ की फसल है। यहाँ देखो बहुत सर्दी है, ये धुंध है, सर्दी है, तो सर्दी के मौसम में जो फसल बोई जाती है वो रबी की फसल होती है। कौन सी फसल होती है, रबी की। क्या आपने कभी ऐसा देखा है एक बार गेहूं की फसल काटने के बाद में जस्ट वहीं पर वापस गेहूं की फसल बो दी जाए, ऐसा नहीं होता है। जब एक ही बार आप लगातार फसल बो देंगे तो क्या होगा, वहां पर वो मौसम के आधार पर फसल या तो उगेगी नहीं, और उग भी जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जल जाएगी। और अगर आपने मान लो उग भी गया तो उतना धान, उतना जो आप उसका जो फसल लेना चाहते हैं, उससे जो बीज प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं लगेंगी। और बार बार एक ही तरह की फसल बोने से मिट्टी का उपजाऊपन है, वो एक ही प्रकार के जो उपजाऊपन है वो खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद में वहां फसल बोना मुश्किल, मतलब बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। तो आपसे पर्सन पूछ ले गेहूं के बाद में वापस वही फसल बो दे तो क्या होगा, तो मौसम के आधार पर वो वहां पर नहीं उग पाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आपको समझ में आया, फसलें 2 प्रकार की होती है मौसम के आधार पर, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ को आपको किससे याद रखना है, वर्षा ऋतु से, यानी वर्षा ऋतु में बोई जाती है। और वर्षा ऋतु अपने को पता है कब से कब तक होती है, जून से सितंबर तक। ठीक है, और रबी की फसल यानी शीत ऋतु में, यानी सर्द ऋतु में, जो होती है अक्टूबर से मार्च। आपको इसके उदाहरण याद रखने हैं, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास खरीफ की फसल, और रबी की फसल में गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये क्या है, रबी की फसल है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया। चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ देखो इसके अलावा कुछ फसलें ऐसी भी हैं, देखो इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में, यानी गर्मी की ऋतु। देखो अपन बात करते हैं सर्द ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। यानी इसमें एक ग्रीष्म ऋतु जो होती है उसके अंदर कई जगहों पर, सभी जगह नहीं, कई जगह पर दालें और सब्जियां बोई जाती है। ठीक है, कई किताबों में जैसे अपन पहले 8वीं की किताब लगती थी, उसके अंदर एक और प्रकार बताया जाता था जायद की फसल, जिसके अंदर जैसे सब्जियां वगैरह, ककड़ी, ये जो हो गए, ये तरबूज वगैरह बोए जाते थे। ये मतलब कौन सी ऋतु आती थी, जो अलग से एक और जायद की फसल कहा जाता था। लेकिन अभी आपको मेनली 2 ही याद रखने हैं। इसके बाद में अपन बात करें कृषि पद्धतियों, यानी फसल का किस तरह से
बोई जाती है, उगाई जाती है, उसके चरण क्या है, जैसे आपने पहले भी बात की थी। तो फसल या कृषि पद्धतियां कह दो या खेती के चरण कह दो, खेती किस तरह से की जाती है स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ेंगे, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी उसके चरण कौन कौन से, वैसे तो अपने स्टार्टिंग में देखा था, यहां भी देख लेते हैं। सबसे पहले खेत के अंदर मिट्टी तैयार की जाती है। क्या किया जाता है भाई? मिट्टी तैयार की जाती है। मिट्टी तैयार करने के बाद में उसमें बीज बो दिया जाता है, यानी बुआई की जाती है। बुआई करने के बाद में वहां पर खाद और उर्वरक दिया जाता है। क्या दिया जाता है उसके अंदर? खाद और उर्वरक दिया जाता है। उसके बाद में उसकी सिंचाई की जाती है। सिंचाई का मतलब उसको पानी दिया जाता है, समय समय पर पानी दिया जाता है। उसके बाद में अगर उस खेत के अंदर, जैसे मान लो गेहूं की फसल बोई है और गेहूं के अलावा जो भी पौधा वहां पर उग जाएगा, अपने आप जो कचरा वगैरह उग जाता है वो कहलाता है खरपतवार। उसको अपन क्या करना पड़ता है? वहां से हटाना पड़ता है। उसके बाद में अपन फसल जो पककर तैयार हो गई है, उसके बाद में उसकी कर ली जाती है कटाई। अब फसल कट गई है, फिर उसके बाद में उसका किया जाता है भंडारण। अब इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह से मिट्टी तैयार की जाती है, बुआई कैसे की जाती है, क्या क्या उपकरण काम में आते हैं, खाद और उर्वरक क्या होते हैं, सिंचाई कैसे की जाती है, कौन कौन सी विधियां हैं सिंचाई की, खरपतवार से सुरक्षा कैसे की जाती है, कटाई फसल कैसे की जाती है, कौन कौन सी मशीनें काम में आती है, पहले कैसे की जाती थी। तो ये सारी अपन एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहां से पहले एक परिभाषा पढ़ेंगे, फसल उत्पादन प्रक्रिया। फसल उत्पादन प्रक्रिया किसे कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। फसल उत्पादन प्रक्रिया है क्या? तो देखो, फसल में सबसे पहले किसान क्या करता है? सबसे पहला चरण क्या है? मिट्टी तैयार करना। यानी किसान द्वारा खेत की मिट्टी तैयार करने से लेकर भंडारण या मंडी में, भंडारण का मतलब खुद को जरूरत है उतनी रख ली, बाकी क्या करेंगे? मंडी में बेच देंगे। ठीक है, तो यानी किसान द्वारा खेत की मिट्टी तैयार करने से लेकर फसल को मंडी में बेचने तक की जो भी प्रक्रिया है, उसने जो भी काम किए हैं, वही कहलाती है फसल उत्पादन प्रक्रिया। क्या कहलाती है? फसल उत्पादन प्रक्रिया। देखते हैं जरा, किसान द्वारा खेत की मिट्टी तैयार करने से लेकर मंडी में बेचने तक की संपूर्ण प्रक्रिया, उसने जो जो प्रक्रिया की थी वो सारी कहलाती है फसल उत्पादन प्रक्रिया। तो सिंपल सा था फसल उत्पादन प्रक्रिया, यानी सबसे पहला मिट्टी तैयार करने से लेकर मंडी में फसल बेचने तक की जो भी प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? फसल उत्पादन प्रक्रिया। परिभाषाएं बहुत अच्छे से ध्यान में रखें आप। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब एक एक इसके चरण पढ़ेंगे, जो फसल के हैं एक एक चरण। सबसे पहला जो चरण पढ़ेंगे, मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले किसान क्या करता है? खेत के अंदर मिट्टी तैयार करता है। बुआई से पहले भी मिट्टी तैयार की जाती है। पहले बुआई नहीं की जाती, बीज नहीं बोए जाते, पहले फसल की खेत की मिट्टी तैयार की जाती है। तो देखो, फसल उगाने से पहले किसान मिट्टी तैयार करता है और खेत में हल चलाकर मिट्टी को उथल पुथल कर पौली कर दी जाती है। अगर मिट्टी वहां पर जमी हुई है, कई इलाकों में तो अपने रेगिस्तानी इलाकों में तो छोड़कर बाकी में क्या होती है? मैदानी भाग होते हैं जहां पर पक्की मिट्टी होती है, तो वो क्या होता है? जम जाती है पानी से, फिर उसको पोला बनाया जाता है। पोली क्यों बनाई जाती है? इसके भी अपन कारण पढ़ते हैं। देखो, पोली बनाने के क्या फायदे हुए, ये अपन पढ़ रहे हैं किसके अंदर? मिट्टी तैयार करने के अंदर। अब मिट्टी को पोला क्यों किया आपने? मिट्टी पॉली करने की जरूरत ही क्यों पड़ी अपने को? तो देखो, मिट्टी पॉली करने से क्या क्या लाभ होते हैं? पौधे की जड़ें गहराई तक जाती हैं। अगर मिट्टी पक्की होगी तो जड़ें आसानी से नहीं फैल पाएगी, अगर मिट्टी पॉली है तो आसानी से जड़ें क्या हो जाएगी? उसके अंदर फैल पाएगी। दूसरा है, जड़ें आसानी से शोषण कर सकती हैं। अब आपको पता है पौधे की जड़ें भी क्या होती है? सांस लेती है, शोषण करती है, तो वो आसानी से क्या कर पाएगी? शोषण कर पाएगी, सांस ले पाएगी। ठीक है, तो यहां पर आसानी से शोषण कर पाएगी जड़ें। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, सूक्ष्म जीवों और केंचुओं की वृद्धि करने में पोली मिट्टी सहायक है। अपन देखते हैं, अपन सूक्ष्म जीवों और जो केंचुआ है, सूक्ष्म जीव और केंचुए को क्या कहा जाता है? किसानों के मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फसल को फायदा पहुंचाते हैं। और अगर पोली मिट्टी है तो आपको पता है कोई भी जीव क्या कर पाएगा? उसके अंदर आसानी से रह पाएगा और वो पोली मिट्टी को बनाए रखने में सहायता करते हैं। अगला है, मिट्टी की ऊपरी परत कुछ गहराई तक की पौधों की वृद्धि में सहायक होती है, पलटने से समान रूप से ऊपर नीचे हो जाती है। अब देखो, जब मिट्टी को पॉली करेंगे तो क्या होगा? मिट्टी पॉली करने से समान रूप से क्या हो जाएगा? वहां पर जो मिट्टी है वो उथल पुथल हो जाएगी। मिट्टी की कुछ ऊंची ऊपर वाली परत होती है ना, इतनी, यही उपजाऊपन होती है। अब आप गहरा खड्डा खोद कर वहां पर कोई पेड़ उगा देंगे तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो मिट्टी की उपजाऊपन है वो है नहीं। जो पौधे को आवश्यक पोषक तत्व चाहिए वो जमीन के अंदर नीचे गहराई में है ही नहीं, तो पौधा लगेगा कैसे?
तो वहां पर क्या किया जाता है, मिट्टी को पॉली करने में वो मिट्टी उथल पुथल हो जाती है, जिस वजह से वो कुछ ऊपर वाले भाग के अंदर पोषक तत्व है थोड़े नीचे चले जाते हैं और जड़ों तक आसानी से पहुंच पाते हैं। अब देखो हमने यहां पर देखा है, पहले यहां हम बात करेंगे जुताई की। देखो जुताई किसे कहते हैं, तो मिट्टी में हल चलाकर उलट पलट कर पोली बनाना ही जुताई कहलाता है। यानी अपन बात करेंगे जुताई, यानी पहले क्या किया जाता है, खेत के अंदर बिना कोई फसल बोए हुए पहले ही उसके अंदर हल चलाया जाता है। जैसे इस तरह से हल चलाकर इस मिट्टी को उथल पुथल किया जाता है। ये देखो मिट्टी के इस तरह से उथल पुथल करने को क्या कहते हैं, उसको पोली बनाने को कहते हैं जुताई करना। यानी बुआई से पहले खेत में जुताई की जाती है, यानी उससे मिट्टी को पॉली बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है वो अपने हमने अभी देखा था, उसके क्या क्या लाभ है। जड़ें क्या हो जाती है, आसानी से फैलती है, शोषण आसानी से कर पाती है, इसके अंदर सूक्ष्म जीव और केंचुए आसानी से रह पाते हैं। और लास्ट में हमने जो पढ़ा था कि ये जो फसल है उसकी कुछ मिट्टी उथल पुथल होने से जो आवश्यक पोषक तत्व है वो मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाते हैं। अब उसके बाद में हमने क्या किया, मिट्टी को उथल पुथल कर दी, तो कई पक्की जगह होती है तो वो क्या बन जाते हैं, इस तरह से बड़े बड़े पत्थर बन जाते हैं। ठीक है, अब उस पत्थर को क्या किया जाता है, पाटल की सहायता से। पाटल क्या होता है, यानी एक ट्रैक्टर की सहायता से, आपने देखा होगा यहाँ पर तो ये मशीन लगा रखी है, कई बार क्या होता है लकड़ी का फट्टा, यहाँ पर इतना बड़ा लकड़ी का फट्टा लगा दिया जाता है, ये लकड़ी के फट्टे लगा दिए जाते हैं और ट्रैक्टर की सहायता से इसको खींचा जाता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाते हैं, ये मिट्टी, ये जो पत्थर बने हैं बड़े बड़े वो समतल हो जाएंगे। यहां पर देखो मिट्टी बिल्कुल समतल हो चुकी है। कुछ मशीनों की सहायता से भी इसको समतल कर सकते हैं, या फिर पाटल यानी लकड़ी का पट्टा होता है, बड़ा भारी पट्टा होता है, बहुत बड़ा पट्टा होता है, उससे खेत को क्या किया जाता है, समतल किया जाता है। पहले हमने क्या किया, उसकी खेत की जुताई की। खेत जुताई कैसे करते हैं, मिट्टी में हल चलाकर यानी उसको उथल पुथल कर पॉली बनाया जाता है, और उसके बाद में उसको पाटल द्वारा क्या किया जाता है, समतल कर दिया जाता है, ताकि पूरा खेत क्या रहे, समतल रहे। अब इसके बाद में देखते हैं कृषि के औजार क्या क्या है। इसके अंदर अपन मिट्टी को पॉली वगैरह करने में कौन कौन से औजार काम में लेते हैं। तो आपने वैसे तो आप अगर आप खेत में है, आपके खेत है, बहुत सारे बच्चों को, किसान के जो बच्चे हैं उनको तो पता होता है क्योंकि सारे उपकरण उन्होंने देख रखे हैं। तो यहां पर अपन बात करते हैं 3 प्रकार के जो उपकरण है उसके बारे में, यानी कृषि औजार जो काम में आते हैं, किसमें, जुताई में, यानी खेत जोतने में जो काम आते हैं। सबसे पहला है हल। ये पुराने जमाने में बैलों को सहायता से, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये बैल से जोड़कर ये हल चलाया जाता था। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो है वो है कुदाली। कुदाली क्या होता है, ये देखो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये कुदाली है। और तीसरा है कल्टीवेटर, यानी ट्रैक्टर के पीछे ये लगाकर कल्टीवेटर और इससे जोता जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा हल के बारे में बात कर लेते हैं। तो हल का जो होता है, ये जो भाग होता है ये तिकोनी पत्ती से बना होता है, इस तरह से तीखी पत्ती से बना होता है। ठीक है, इसके बाद में ये जो लकड़ी का एक यहां पर डंडी लगी होती है, जिसको अपन कहते हैं हल शाफ्ट, हल शाफ्ट कह दो या शाफ्ट कह दो। उसके बाद में ये जो भाग है ये कहलाता है इसका, अभी जो बताया था, फाल। ठीक है, और ये जो पीछे बैल जोड़ने के लिए जो लकड़ी लगाई जाती है इसको कहते हैं जोत। क्या कहते हैं, जोत। यहां से देखो ये जो अपने बात की हल के बारे में, इसका उपयोग क्या है, देखो हल क्या करता है, इसका उपयोग जुताई करने में, खाद और उर्वरक मिलाने में और खरपतवार निकालने में, तीनों में इसका उपयोग किया जाता है। कौन कौन से, देखो जुताई करने में भी इस हल का उपयोग किया जाता है, उसके बाद में खाद और उर्वरक देना है तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं, उसके अंदर मिल जाए ताकि, और तीसरा है खरपतवार निकालने में भी इसका हल का उपयोग किया जाता है। पहले अपन पढ़ा, पहला औजार है हल, ये पहले पुराने समय में यूज होता था। दूसरा देखो जो है कुदाली। कुदाली क्या होती है, इस तरह से हाथ से भी अपन खींच सकते हैं। ठीक है, जिसको ऊपर पकड़ने का ये जो हैंडल है, ठीक है, ये मुड़ी हुई प्लेट है आगे तिकोनी। ठीक है, जो अपन मिट्टी के अंदर चलाएंगे तो मिट्टी को पोला करने में यानी जुताई में काम आएगी। और ये जो जोत है जिसको अपन पकड़ के, या फिर ये जो छड़ है इसके सहायता से आगे जोत लगी होती है जिसको अपन खींच सकते हैं, या बैलों की सहायता से भी इसको खींच सकते हैं। तो देखो इसका क्या काम है, इसका भी काम है मिट्टी को पॉली करना, खरपतवार निकालना, इसमें उपयोग किया जाता है। मिट्टी को पॉली करने में या जो खरपतवार है उसको निकालने में भी इसको काम में लिया जाता है। और तीसरा है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या किया जाता है, ये जो आपने देखा है ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ है, ये कहलाता है कल्टीवेटर। इसको ट्रैक्टर की सहायता से खींचा जाता है। बताओ इससे क्या फायदा होगा, देखो इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो इसमें समय कम लगता है,
और उसमें क्या लगेगी, श्रम, श्रम भी कम लगेगी। श्रम का मतलब क्या होता है, ताकत भी कम लगेगी। अब देखो यहाँ पर इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा और इंसान को भी बहुत ज्यादा ताकत लगेगी काम करने में, और बैल भी काम कर रहे हैं, और इसमें तो इंसान अपने द्वारा खींचेगा तो बहुत ज्यादा ताकत लगेगी। आपको पता है कितने दिन में पूरा खेत जोत पाएगा, लेकिन ट्रैक्टर की सहायता से आपको पता है कुछ ही घंटों में बहुत बड़ा खेत जोत दिया जाता है। उसमें क्या होता है, एक इंसान ट्रैक्टर के ऊपर से आराम से बैठा रहता है और वो पूरा ट्रैक्टर चलाता रहता है और खेत पूरा जोत दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, कृषि के उपकरण हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर आपके कृषि के औजार पूछे तो हल, कुदाली और कल्टीवेटर। ठीक है, इन तीनों के बारे में आपको लिख देना है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें, अब जो पहला चरण था वो अपना कंप्लीट हो चुका है, कौन सा, जुताई का। जो अपने मिट्टी तैयार करने का चरण था वो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा चरण आता है। सबसे पहला चरण था मिट्टी हमने पूरी तरह से तैयार कर ली है, अब करते हैं उसकी बुआई। बुआई किसे किया जाता है, बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अगर बीज ही नहीं बोएंगे तो फिर फसल लगाएंगे कहां से। ठीक है, तो इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसका, साफ और स्वस्थ बीज। अब ये साफ और स्वस्थ बीज आप कैसे अलग करेंगे, क्योंकि अपने बीजों के अंदर देखते हैं जो बीज आते हैं ना उसके अंदर खराब बीज भी होते हैं, ठीक है, और कुछ अच्छे बीज यानी स्वस्थ बीज भी होते हैं। अब खराब बीज है उसमें से पौधा निकलेगा नहीं, क्योंकि वो पहले से क्या है, खुद ही स्वस्थ नहीं है, तो उसके अंदर से पौधा कैसे निकलेगा। तो इसका चयन करना बहुत ही आसान सा तरीका है। ये देखो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इससे अपन बीजों का चयन कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं, इस तरह का कोई पात्र ले लें, बाल्टी वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, टब ले सकते हैं, इसके अंदर आप पानी से भर दें यहां से। अब इसके अंदर जो बीज है वो डाल दें। बीज डालने के बाद में कुछ बीज तो आपको देखेंगे यहां तल में चले जाएंगे और कुछ बीज ऊपर तैरने लग जाएंगे। ये जो तैरने वाले बीज है ना, ये सारे क्या है, खराब बीज है। जो भी बीज तैरेगा वो बीज खराब है, तो अपन ऊपर जो तैर रहे हैं उसको बीज को अलग कर देंगे। और जो नीचे तल में है ये सारे अच्छे बीज हैं, ये स्वस्थ बीज हैं, और इसको अपन बुआई के लिए काम में ले लेंगे। तो बहुत ही आसान सी विधि है। देखो अपन किस तरह से स्वस्थ बीज और खराब बीजों को अलग कर सकते हैं। सिर्फ नॉर्मल अपने घरों में जो पानी में उसमें डालकर इसको अलग कर दिया जाता है। बहुत ही आसान सी विधि है। तो हमने देखा किस तरह से अपन स्वस्थ बीजों का चयन करते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं इसकी बुआई करते कैसे हैं। अब अपने बुआई करेंगे कैसे, तो बुआई करने का जो पहले पुराने जमाने में बुआई की जाती थी आपको पता है, नहीं तो आप अपने घर में किसी भी बड़े जो आपके दादा है या पापा है उनसे पूछ सकते हैं कि पहले जो बोने के लिए हल काम में लिया जाता था। अभी जो अपन बीज बोते हैं ना, इसको काम में लिया जाता था। यहाँ पर एक हैंडल लगा होता था जिसके अंदर से बीज डालते थे, और यहाँ जैसे जैसे चलता रहता था वो मिट्टी के अंदर बीज चले जाते थे। ठीक है, और ऊपर से मिट्टी आ जाती थी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि इसमें समय बहुत लगता था। एक ही खेत जोतने में कई दिन लग जाते थे। ठीक है, ये था पुराना जमाना। लेकिन अब क्या है, अब इस सीड ड्रिल का मतलब एक ट्रैक्टर के पीछे लगाकर इस तरह से मशीन है जिसके अंदर बीज डालो, बराबर दूरी पर एकदम सही बीज डालेंगे। अब इसमें तो क्या होता है, अपने हाथ से बीज डालने पड़ते हैं। ये देखो कीप लगी हुई है ना, इसके अंदर अपन बीज डालेंगे, तो अगर मान लो गलती से ज्यादा बीज चले गए तो एक जगह बहुत ज्यादा गिर जाएंगे और कहीं कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बीज बोने के लिए सीड ड्रिल यानी एक मशीन है बुआई की, उसको काम में लिया जाता है। ट्रैक्टर के पीछे जोतकर इसको आसानी से जोत दिया जाता है। और इसका फायदा क्या है, देखो एक तो समय कम लगता है, वही बात है, एक श्रम कम लगती है, और एक नियमित रूप से बीज बुआई हो जाती है। जितनी अपने को चाहिए ना उसी हिसाब से अपने आप बीज ये सही तरीके से बो देता है, और अच्छी इसके अंदर क्या हो जाती है, ऊपर मिट्टी आ जाती है, जिससे क्या है आपके बीज जमीन के अंदर अच्छी तरह से चले जाते हैं। तो दो तरीके हैं इसके बुआई के। पहला पारंपरिक तरीका जिसमें हल से बोया जाता था, और अब जो है सीड ड्रिल काम में लिया जाता है, किसके अंदर, बीज बुआई के अंदर। इसके बाद में अपन तीसरा चरण पढ़ते हैं। देखो पहला हमने पढ़ा मिट्टी पौली करना, दूसरा हमने पढ़ा बुआई करना। बुआई करने के बाद में अब क्या है, खाद और उर्वरक की जरूरत है। अब उसमें किसकी जरूरत है, खाद और उर्वरक। खाद और उर्वरक क्या होता है, देखो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी का उपजाऊपन, जो मिट्टी है उसका उपजाऊपन बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। हम मिट्टी के अंदर क्यों मिलाते हैं, अब देखा होगा आपने खेतों के अंदर कभी क्या है, गोबर जो खाद होती है वो डाला जाता है। कभी आपने देखा होगा यूरिया, डीएपी, ऐसे नाम सुनेंगे। वो क्यों डाले जाते हैं, उसका डालने का कारण है जो मिट्टी का उपजाऊपन है। मिट्टी का क्या है, उपजाऊपन। उपजाऊपन का क्या मतलब होता है, मिट्टी के अंदर ऐसे पोषक तत्व मिले होते हैं जो पौधे की वृद्धि में बहुत सहायता करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जिन्हें अपन क्या कह देते हैं, खाद और उर्वरक कह देते हैं। यानी मिट्टी की उपजाऊता बनाए रखने के लिए जिन पदार्थों को मिलाया जाता है उसे खाद और उर्वरक कहते हैं।
ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना, खाद और उर्वरक क्या होते हैं, दोनों ही अलग अलग होते हैं। और क्या होते हैं, इसके अंतर जो है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर होता है, खाद और उर्वरक में क्या अंतर होता है। देखो, उर्वरक वो होते हैं जो फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा यूरिया, डीएपी, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये वो पदार्थ होते हैं जो फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। और खाद वो होता है जैसे गोबर वगैरह आपने देखी होगी, जो नॉर्मल अपने आप तैयार होती है, गोबर से, इनसे, या जो पेड़ पौधे पहले से सड़े गले हैं उनसे तैयार होती है। अब इसमें अंतर क्या है, जो उर्वरक है वो एक अकार्बनिक लवण है, अकार्बनिक यानी बिना कार्बन के बना हुआ है, जबकि ये क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद अपने आप पदार्थ किससे प्राप्त होती है, गोबर से, मानव अपशिष्ट से और पौधों से, इनके अवशेष से प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट देखिए, ये क्या है, फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। उर्वरक को कहां तैयार किया जाता है, फैक्ट्रियों में। लेकिन ये क्या है, खेतों में भी बनाया जा सकता है। अपन खेतों में गोबर खाद डाल के आराम से बना सकते हैं, घरों में बना सकते हैं, खेतों में बना सकते हैं। तीसरा देखो, इसमें मिट्टी की हुम्मस प्राप्त नहीं होती है, मिट्टी का अपना उपजाऊपन प्राप्त नहीं होता है। वो तो अपने उर्वरक मिला है वही काम करेगा, मिट्टी का उपजाऊपन नहीं बनेगा उससे। जबकि इससे क्या होता है, मिट्टी का हुम्मस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। मिट्टी को हुम्मस जो है, नमी जो है, उसका जो उपजाऊपन है वो प्राप्त होता है। वो किससे, जो खाद मिलाते हैं उससे। जो अगला पॉइंट है, उर्वरक में पादप पोषक तत्व है, यानी पोषक जो तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ये बहुत अधिक मात्रा में होते हैं किसमें, उर्वरक में, क्योंकि वो हमने फैक्ट्रियों में बनाए हैं और अपनी मर्जी के अनुसार उसके अंदर मिला दिया है। लेकिन ये जो खाद जो होती है, इसके अंदर ये जो पोषक तत्व होते हैं उनसे थोड़ा कम मात्रा में होते हैं, उनसे क्या होते हैं, कम मात्रा में। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर लगातार अपन फसल के अंदर उर्वरक मिला रहे हैं, उर्वरक यानी जो रसायन मिला रहे हैं, उससे कई साल बाद में अपनी वहां जमीन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, वहां अगर आप दोबारा से उर्वरक नहीं मिलाएंगे तो वहां फसल नहीं लगेगी। जबकि आप अगर खाद मिला रहे हैं लगातार उसके अंदर, तो वहां पर आप फसल लगातार लगाते हो, जैसे जैसे आप लगाओगे उतना उपजाऊपन अपने आप बढ़ता जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसमें, उर्वरक में। उर्वरक क्या है, एक रसायन है, ठीक है, रसायनों द्वारा फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, ये प्राकृतिक नहीं है, इससे हुम्मस प्राप्त नहीं होती है, ध्यान रखना। तो ये था खाद और उर्वरक में अंतर। इसके बाद अपन देखते हैं, अगर खाद को काम में लें, अगर उर्वरक की जगह खाद को काम में लें, या जिसको जैविक खाद कहते हैं, यानी जीवों द्वारा प्राप्त खाद, वो काम में लें तो क्या फायदा होगा उससे। तो ध्यान दें यहां पर आप कि खाद मिट्टी पुनर्गठन करने में अधिक सक्षम है, यानी मिट्टी का उपजाऊपन बनाने में वापस बहुत अधिक सक्षम होती है। दूसरा है, खाद में लाभदायक जीवाणु की वृद्धि तेजी से होती है, जैसे अपने केंचुआ सूक्ष्मजीव पढ़े थे ना, वो उनकी वृद्धि अपने आप ज्यादा होती है, और जितनी वृद्धि ज्यादा होगी वो फसल के लिए उतना ही लाभदायक है। उसके बाद में इससे मिट्टी पोली, या बोली नहीं है, पोली बनी रहती है। मिट्टी क्या है, पोली बनी रहती है। मिट्टी पोली होगी तो जड़ें आसानी से फैलेगी, वो अपने पहले पढ़ लिया था, जड़ें आसानी से शोषण कर पाएगी, आसानी से फैल पाएगी, तो ये सारी चीजें होती हैं। और जड़ें आसानी से शोषण कर सकती है। शोषण का मतलब क्या होता है, अवशोषण कर सकती है। क्या होती है, अवशोषण, यानी जो भी पदार्थ है उनका अवशोषण आसानी से कर पाएगी। उसके बाद है, इससे मिट्टी के जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। अगर आप खाद मिलाएंगे तो मिट्टी की जल धारण क्षमता है, यानी जल ग्रहण करने की जो क्षमता है वो अधिक बनी रहेगी, और मिट्टी का नमी लगातार उसके अंदर बनी रहेगी, जो पौधे के लिए लाभदायक होती है। तो ये सारे लाभ होते हैं किससे, अगर अपन उर्वरक की जगह खाद का यूज करें, या जैविक खाद कह दें। जैविक खाद भी उन्हीं को ही कहते हैं, जो गोबर खाद वगैरह जो होती है ना, उसी को जैविक खाद भी कहा जाता है। तो इससे ये लाभ होते हैं। तो पर्सन आपसे पूछा जाता है, जैविक खाद के क्या लाभ हैं, तो आपको ये लिखना है। तो ये हमारा था तीसरा चरण, खाद और उर्वरक देना। इसके बाद बात करते हैं, चौथा चरण कौन सा था अपना, सिंचाई का। अब अपने को खेत के अंदर क्या देना है, पानी देना है, सिंचाई करनी है, क्योंकि पानी के बगैर तो लगेगा नहीं। तो क्या करते हैं, समय समय पर फसल को जल की आवश्यकता के अनुसार क्या दिया जाता है, जल। समय समय पर फसल को जल की आवश्यकता की पूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। यानी जैसे जैसे फसल को पानी की जरूरत होती है उसको पानी दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का मतलब होता है समय समय पर फसल को पानी देना। आप पूछ ले कि सिंचाई किसे कहते हैं, तो समय समय पर फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। जब उसको जरूरत है तब उसको पानी दे दो। अब देखो सिंचाई के क्या लाभ है, पानी देते ही क्यों है, पानी से क्या लाभ होता है। सबसे पहला है, बीज का अंकुरण होता है, मतलब जो बीज में से पौधा निकलता है वो उसके अंदर लाभदायक है।
पानी अगर नहीं देंगे तो पौधा ही नहीं निकलेगा। आपने कोई ऐसा बीज देखा है क्या? अगर मिट्टी के अंदर किसी में सूखी मिट्टी में डाल दिया और उसके अंदर पानी नहीं दे तो वो पौधा लग जाएगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। उसके बाद है दूसरा है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए पत्तियों को जल की आपूर्ति करना। अब जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन मतलब पानी क्या होता है, वाष्प में बदलता है, तो पत्तियों का जो पानी पहुंचने का कार्य है, पत्तियों के पास पानी होगा नहीं तो वाष्पोत्सर्जन कैसे होगा, तो इसके लिए भी सहायक है। तीसरा है जल द्वारा विभिन्न पोषक तत्वों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। अब कुछ पोषक तत्व होते हैं जो जल अपने साथ लेकर पौधों के सभी भाग तक पहुंचा देता है, चाहे वो पत्तियां हो, चाहे टहनियां हो, चाहे तना हो या चाहे जड़ें हो, सभी जगह तक क्या करता है, पानी पहुंचा देता है। उसके बाद है पौधों की वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण है। वो तो है ही है, आपने कोई ऐसा जीव देखा जो बिना पानी के रह सके? अगर पानी लेगा तो उसके अंदर उसका क्या होगा, वृद्धि भी होगी, उसके अंदर उसका विकास भी होगा, तो वो क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है पौधे के लिए। उसके बाद है सिंचाई के स्रोत क्या है, किस तरह से खेतों में पानी दिया जाता है। तो सिंचाई के जो स्रोत है, कुआं हो गया, नलकूप हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, नदियां हो गया, बांध हो गया, नहरें हो गई, तो ये सारे क्या है, सिंचाई के साधन है। आपने देखा होगा लोग कुओं से भी, आपने देखा होगा कुएं वाले खेत भी होते हैं, नलकूप के जो यानी बाहर से पाइप द्वारा पानी लाकर, तालाब से भी कुछ खेती की जाती है, झीलों से भी पानी फसलें बोई जाती है, नदियां तो है ही है, नदियां, बांध हो गया, नहरें तो आजकल वो क्या है, सारी की सारी नहरें काम में ली जाती है सिंचाई के लिए। तो इसी तरह अपन देखते हैं सिंचाई के जो साधन है वो दो प्रकार से बांट दिए गए हैं। सिंचाई के साधन क्या है, दो प्रकार के, कौन कौन से हैं ये अपन देखते हैं। कई बार आपके प्रश्न पूछा जाता है इसके अंदर सिंचाई के साधन। तो सिंचाई के जो साधन है वो दो प्रकार से, एक तो है पारंपरिक साधन यानी पुराने जमाने में यूज किए जाते थे ये, और एक है आधुनिक, अब जो नई तकनीक से इसको यूज किया जाता है। तो पहला है पारंपरिक के अंदर कौन से आते हैं, जैसे मोट, चैन पंप, डेकली, रहट, ये सारे क्या है, ये पुराने जमाने के कौन से हैं, पारंपरिक साधन। मोट क्या है, इस तरह से कुएं के अंदर से एक बड़ी सी मतलब टंकी सी बनी होती थी, उससे सहायता से पानी निकाला और यहाँ से एक नाली बना दी जाती थी खेत में जाने के लिए, ठीक है, जिससे पानी चलाते, इसको कहते थे मोट। चैन पंप यानी चैन की सहायता से घुमाया जाता था, पानी उसके अंदर से भरा, फिर वो बाल्टी उधर से उलेट दिया, तो ये भी इस तरह से पानी यहाँ पर बह के खेत में चला जाता है, ये चैन पंप। तीसरा है डेकली। डेकली में क्या किया जाता था, यहां से एक देखो, यहां से इस लकड़ी की सहायता से पानी को नीचे से इस तरह से आप घुमाएंगे एक तरफ से, तो वो पानी बाल्टी ऊपर आ जाएगी और उस बाल्टी का पानी यहाँ डाल दिया जाता था और वो खेतों में चला जाता था। और चौथा जो है वो है रहट। रहट में क्या किया जाता था, इस तरह से एक बैल को यहाँ से लकड़ी से इस तरफ चारों तरफ इसके घुमाया जाता था और जैसे जैसे ये पानी इससे बाल्टियों से बाहर आके यहाँ अपने आप उलट दिया जाता था और वो खेतों में चला जाता था। तो ये चार जो थे पारंपरिक स्रोत थे यानी पुराने जमाने में। अब क्या है, अब आप देखते हैं नहर से इनसे पानी दिया जाता है, खाले की सहायता से, खाला बोला जाता है नाली की सहायता से उससे, लेकिन उसमें भी दो नई आधुनिक तकनीक है, वो है छिड़काव तंत्र, यानी आपने देखा होगा फुहारों की सहायता से, या खेतों में क्या लगा दिए जाते हैं, ये फुहारे लगा दिए जाते हैं जिससे पानी क्या है, दिया जाता है। और दूसरा है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप का मतलब बूंद बूंद सिंचाई, जिसको अपन कहते हैं ना बूंद बूंद, जो बूंद बूंद पानी दिया जाता है, बूंद बूंद पद्धति, वो भी है। अब देखो छिड़काव जो तंत्र है यानी जो फवारा सिस्टम है, जो फवारे सिस्टम है उसके अंदर क्या है, इसका क्या फायदा है कि आप कहीं भी जमीन जैसे ऊपर खाबड़ हो, कैसे भी हो, तो वहां पर अपन इसकी सहायता से असमतल जमीन में पानी दे सकते हैं, ठीक है। जबकि बूंद बूंद सिंचाई में क्या है, ये समतल जमीन में ही दे पाएंगे क्योंकि पानी ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है, थोड़ी बहुत असमतल है तो चलेगा लेकिन ज्यादा पर नहीं जा पाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा सटीक तरीका यही है क्योंकि पानी की बहुत बचत होती है इसके अंदर, जहां पानी की जड़ में अपने को जहां देना है वहीं पर अपन इस पानी के पाइप के अंदर छेद करेंगे और बिल्कुल वो जड़ के अंदर ही पानी जाएगा, वेस्ट नहीं होता है पानी। तो सबसे अच्छी दोनों सिंचाई है, एक छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र इसलिए फायदेमंद है क्योंकि ये जमीन असमतल जमीन में भी सिंचाई कर सकता है, और दूसरा है ड्रिप, इसके अंदर पानी की सबसे अधिक बचत होती है। तो ये सिंचाई की विधियां हैं, सिंचाई के साधन हैं। इसके बाद में सिंचाई के बाद में अपन देखते हैं अगला चरण, वो है खरपतवार से सुरक्षा। अब देखो खरपतवार होता क्या है, अब अपन समझेंगे खरपतवार। देखो अगर आपने मान लो गेहूं के पौधे बोए हैं, गेहूं की फसल बोई है, तो क्या सारे पौधे गेहूं के लगेंगे? कुछ पौधे दूसरे भी लग जाते हैं जिसको अपन कचरा कहते हैं। अब वो कचरा को ही यहाँ पर
अपन क्या कह देते हैं, खरपतवार कहते हैं। उस कचरे को ही क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। कोई अलग से नहीं है, उस कचरे को क्या कह दिया जाता है, खरपतवार। तो देखो खेत में फसल के साथ अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, फसल के साथ जो अपने उगाए नहीं है और जो अपने लिए आवश्यक नहीं है वो उग जाते हैं। इन अनावश्यक पौधों को खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। अब ये इसको हटाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। अब देखो खरपतवार हटाना क्या कहलाता है, निराई। और अपने स्कूल में निराई का मतलब क्या होता है, थोड़ा अलग होता है। ठीक है, टीचर द्वारा भी एक निराई की जाती है स्टूडेंट की, वो निराई यहां से अलग है। यहां पर खरपतवार को क्या किया जाता है, खेत से हटा देना, खरपतवार को खेत से निकाल देना, उसको जड़ से उखाड़ देना। क्योंकि खरपतवार आवश्यक पोषक तत्व पौधे तक नहीं पहुंचने देता है। अगर गेहूं का पौधा लगा हुआ है मान लो ये, और इसके पास में कोई दूसरा पौधा खरपतवार लग गया है, एक इधर एक इधर, तो ये क्या करेगा, ये सारे के सारे पोषक तत्व आप दे रहे हो ना, वो सारा ये ले जाएगा। तो इसको ये पोषक तत्व नहीं पहुंचेंगे तो ये अच्छी तरह से फसल उत्पादन नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको क्या करना होता है, हटाना जरूरी होता है। अब देखो अपन देखते हैं खरपतवार हटाने के तरीके, किस किस तरीके से खरपतवार को हटाया जा सकता है। तो सबसे पहला तरीका है फसल उगाने से जुताई करना। फसल उगाने से पहले खेत की जुताई कर लेना, यानी फसल उगाते उससे पहले जुताई कर लो, ताकि कोई कचरा लगा हुआ है तो वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। दूसरा क्या है, हाथ से जड़ सहित उखाड़ देना। अगर मान लो लगा हुआ है आपने देखा तो उसको जड़ सहित उखाड़ दो, ताकि वो दोबारा से नहीं उग पाए। तीसरा है खुरपी या हेरो की सहायता से, यानी खुरपी होती है जिसकी आपने देखा होगा, खुरपी की सहायता से खेत में जिसको निनाण करना कहते हैं, उसकी सहायता से क्या किया जाता है, उन जो खरपतवार को हटाया जाता है। और चौथा है खरपतवार नाशी का उपयोग करके, यानी कुछ ऐसी दवाइयां भी आती है जिससे वो खरपतवार हटाए जा सकते हैं। उससे फसल को नुकसान नहीं होता है, लेकिन उसके अलावा जो पौधे लगे हैं वो हट जाते हैं। जैसे एक नाम याद दे रखा है 2,4-D। 2,4-D किसका नाम है, एक खरपतवार नाशी है, ये खरपतवार हटाने का काम करता है। 2,4-D नाम याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में। हाँ, तो ये था अपना छठा चरण, जिसको अपन कहते हैं खरपतवार से सुरक्षा। इस तरह से और भी होते हैं, कई तरह से और भी सुरक्षा की जाती है, जैसे खेत के चारों तरफ तारबंदी करना, ताकि दूसरे जानवर वगैरह उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इसके बाद में अपन अगला चरण देखते हैं, छठा चरण। अब हमारी फसल पूरी पककर तैयार हो चुकी है, अब अपन उसकी क्या करेंगे, कटाई करेंगे। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। अब फसल फसल पक चुकी है तो उसकी क्या करेंगे, कटाई। और कटाई करना, काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। कटाई के समय पौधे को 2 तरीके से देखो कटाई की जाती है। या तो अपन देखते हैं कई तो क्या कर दिए जाते हैं, हाथ की सहायता से पौधे को उखाड़ लिया जाता है, या फिर पौधा अगर मान लो यहाँ लगा हुआ है तो इसको यहां से काट लिया जाता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से किया जा सकता है, खींचकर उखाड़ लेते हैं या फिर धरातल के ऊपर से इसको काट लेते हैं। आपने देखा होगा जो ये होता है ना दंतारी, इसको क्या दरांती, इससे काट भी लिया जाता है, या फिर मशीनों की सहायता से उसको काट लिया जाता है। काटी गई फसल से क्या किया जाता है, फिर उसके बीज अलग किया जाता है। फसल जो काट ली है उससे अपन क्या करेंगे, उन बीजों को या दानों को क्या करेंगे, उस कचरे से अलग करेंगे, जिसको अपन कहते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब होता है कचरे को बीज से अलग करना, यानी बीज को कचरे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। यह है कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। अब देखो किसके द्वारा किया जाता है, कंबाइन मशीन द्वारा। अब देखो फसल की कटाई कैसे की जाती है, 2 औजार है अपने पास। पहला है दरांती। दरांती से क्या किया जाता था, फसल को ऐसे हाथ से काटा जाता था। आपको पता होगा, आपके अगर खेत है आपके घर में जरूर होगी ऐसा उपकरण जिसको दरांती कहते हैं। दूसरा देखो एक मशीन आती है हार्वेस्टर। कौन सी है, हार्वेस्टर। हार्वेस्टर मशीन ट्रैक्टर की सहायता से काम करती है। ठीक है, तो ट्रैक्टर की सहायता से ये कैसे काम कर सकती है, इसको ट्रैक्टर के पीछे जोड़ दिया जाता है। ये देखो एक बता रखा है, नहीं तो दूसरी भी आती है। जिस हार्वेस्टर क्या करती है, सिर्फ फसल की कटाई का कार्य करती है। फसल क्या करती है, काटने का कार्य करती है, और ये भी फसल कटाई का कार्य करती है। लेकिन जो कंबाइन मशीन है, इसका नाम कंबाइन का मतलब क्या हुआ, कंबाइन मतलब 2 को जोड़ दिया। अब ये क्या करती है, कंबाइन हार्वेस्टिंग भी करती है और थ्रेसिंग भी करती है। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है, कचरे को, बीज को कचरे से अलग करना। तो ये कटाई भी कर देती है, इसने क्या किया, इसकी कटाई कर दी। और ये थ्रेसिंग का मतलब बीज अलग कर दिया। तो दोनों काम ये एक ही कर देती है, उसको कहते हैं कंबाइन मशीन। आपने देखी होगी खेतों में इतनी बड़ी सी बहुत मशीन होती है, ये साथ में इसकी कटाई भी कर रही है और साथ में यहाँ पर इसको बीज भी अलग कर देती है। ये क्या कर देती है, यहाँ से कटाई किया, इसके अंदर डाला। पहले तो क्या किया जाता था, खेत के अंदर फसल की कटाई करो, फिर थ्रेसर की सहायता से उसकी थ्रेसिंग करो। थ्रेसर के देखा होगा आपने, थ्रेसर क्या करता है, बीज को अलग कर देता है।
लेकिन अब क्या है, कंबाइन मशीन दोनों ही काम एक साथ कर देती है। अपने को फसल काटने की जरूरत नहीं है, ये मशीन काट भी देगी और उसको बीज उसको कचरे से अलग भी कर देगी। उस मशीन को कहते हैं कंबाइन मशीन। ये जो कंबाइन मशीन है ये किसका है, ये कंबाइन मशीन हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का ही मिला रूप है, दोनों का रूप है ये, ठीक है। इसके अंदर दोनों ही है चीजें होती। इसके बाद में अपने फसल कटाई की कुछ और विधियां भी है, जिसमें छोटे खेत में क्या करता है किसान, अनाज के दानों को फटक कर मतलब क्या होता है, देखो किस तरह से, ये आपको चित्र दिखा रखा है। कुछ औरतें क्या करती है, इसको इस तरह से उलेट बार बार उसको पीटती है, तो उसको उससे भी दाने अलग किए जाते हैं, लेकिन इसमें समय बहुत लगता है। लेकिन ये क्या है, छोटे खेत है तो वो इतना नहीं कर पाते। और एक है विनोइंग मशीन भी होती है, ये मशीन इसके अंदर डाल दो तब भी ये क्या करेगा, कचरे को इधर डाल देगा और बीज को यहां से अलग कर देगा। तो ये एक विनोइंग भी है फटकारने की, और ये हाथों की सहायता से भी इसको अलग किया जाता है। ये दोनों मशीनें एक तरह से थ्रेसिंग का है, ये थ्रेसिंग मतलब ये हाथ की सहायता से थ्रेसिंग की जा रही है और ये विनोइंग मशीन की सहायता से, ठीक है। इसके बाद में अपन देखो, फसल जब खेत में कटाई की जाती है ना, तो बहुत सारे अलग अलग जगह पर्व भी मनाए जाते हैं। खुशी होती है कि फसल अपनी, बहुत बड़ा चरण होता है, बहुत समय लगता है इसके अंदर, 6 महीने लगभग फसल को तैयार होने में लगते हैं। तो फसल को तैयार, पहले सबसे पहले किसान ने मिट्टी तैयार की, उसके बाद में वहां पर बुआई की, उसके बाद में खाद और उर्वरक दिए, सिंचाई की, उसके बाद में उसकी सुरक्षा की, तो बहुत समय बहुत मेहनत लगती है। अब जब फसल कट जाती है तो किसान को बहुत ज्यादा अपना फल मिलने की खुशी होती है। तो उस खुशी में कई जगह त्योहार भी मनाए जाते हैं। उस त्योहार में जैसे आप नाम देख सकते हैं, जो त्योहार मनाए जाते हैं, पोंगल, ये फसल की कटाई पर मनाए जाने वाले हैं। वैसाखी, होली भी क्या है, जस्ट फसल की कटाई होती है उस समय मनाया जाता है। दिवाली भी क्या होती है, जैसे ही फसल कटाई होती है उसके बाद में मनाया जाता है, ठीक है। होली कब आती है, जब सर्दियां खत्म होती है तब, यानी सर्दी की जो सर्द ऋतु वाली फसल थी वो कटाई। और ये कब आती है दिवाली, जब गर्मियां लगभग खत्म होने वाली होती है, तो यानी वर्षा ऋतु जब खत्म होती है तब ये दिवाली मनाई जाती है उससे। और है नबान्या एवं बिहू, ये सारे फसल कटाई के बाद में मनाए जाने वाले त्योहार हैं। यानी किसान अपनी खुशी के लिए, भाई फसल पककर तैयार हो गई है, उसकी मेहनत जो की है उसकी खुशी मनाने के लिए ये त्योहार मनाए जाते हैं। तो आपने देख लिया ये चरण। इसके बाद में अपन देखते हैं, सारी फसल कटकर तैयार हो चुकी है, अब किसान क्या करेगा, उसका भंडारण करेगा। अब भंडारण क्या होता है, देखो, अब किसान ने फसल को काट लिया, बीजों को अलग कर लिया, अब क्या करता है वो, उस बीजों को किसी, मतलब जितनी जरूरत है अपने घर पे ले जाएगा, बोरों में, इनमें डाल के, या फिर अगर उससे आवश्यकता से ज्यादा उसके पास है तो वो मंडियों में जाकर बेच देगा। लेकिन जो घर में रखता है या फिर मंडी में बेचा गया, मंडियों में भी क्या है, बड़े बड़े गोदामों में रखा जाता है। अब यह क्या किया, अनाज को बोरियों में भरकर उसने घर में रख लिया, ठीक है, जितना अपने को जरूरत थी उसने बोरियों में भर के रख लिया। और जो चारा बचता है, जो चारा लग हुआ है वहां से, जब गेहूं में देखा आपने, गेहूं का बीज अलग किए जाते हैं तो उससे एक चारा अलग होता है जिसको प्रणाम भाषा में तूड़ी बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होती है, वो चारा होता है, वो पशु आसानी से खा लेते हैं। इसी तरह अपन देखते हैं ग्वार का, मूंगफली का, इनका चारा जो होता है वो पशु आसानी से खा लेते हैं। तो जो अनाज है वो इंसानों ने काम में लिया और चारा पशुओं के लिए। अब भंडारण का मतलब होता है जो अनाज अपने इकट्ठा करके बोरियों में इनको भर के रखा है, तो इसमें बहुत चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। इसको नमी से ध्यान रखना पड़ता है, अगर ज्यादा सीलन वाली जगह रख दी तब अनाज खराब हो जाता है। कीट, छोटे छोटे कीट आपने देखे होंगे, जैसे इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कीट लग जाते हैं, उससे नुकसान होता है। चूहे नुकसान पहुंचा देते हैं और भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो इसको नुकसान पहुंचाते हैं। इन सबको, सबसे इसको बचाकर रखना क्या कहलाता है, भंडारण कहलाता है। इन सबसे बचाकर रखना, इनको भंडारण कहलाता है। नॉर्मली किसान क्या करता है, अपने जो घरेलू होते हैं, नीम की सूखी पत्तियों को इसके अंदर रख दिया जाता है, जिससे इनकी सुरक्षा की जाती है, सूक्ष्म जीवों से इनसे सुरक्षित रखा जा सकता है। अधिक अनाज भंडारण के लिए मंडियों में क्या कर दिया जाता है, भंडार गृह होते हैं जिन्हें साइलो कहते हैं। जो बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं उनको साइलो कहते हैं। वो क्या किए जाते हैं, यहाँ पर मंडियों में, इसमें आपने देखे होंगे बड़े बड़े जो साइलो बने होते हैं, बड़े बड़े गोदाम बने होते हैं। वहां पर आपने देखा होगा मंडियों में जो बड़े बड़े गोदाम बने होते हैं, वहां पर क्या रखे जाते हैं, इन बोरियों को, इनको जो किसान बेच देता है, या फिर चाहे तो किसान खुद भी उनको क्या कर लेता है, गोदामों को किराए पर लेकर उसमें अपना अनाज रख सकता है। वहां पर भी इन सबसे सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। और उन गोदामों को, जो भंडार गृह होते हैं, उनको साइलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइलो कहा जाता है, ठीक है। तो साइलो किसको कहते हैं, भंडारण के लिए बड़े बड़े भंडार जो घर बने होते हैं, अनाज के भंडारण के लिए जो बड़े बड़े भंडार घर बने होते हैं, जिन्हें साइलो कहते हैं।
इसके बाद में अपने अंतिम टॉपिक बात करते हैं। जो अंतिम टॉपिक था, आपने फसलों के बारे में पढ़ लिया, फसलों से हमें जो जो चीजें प्राप्त होती हैं। अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपने जंतुओं से। देखो, जंतुओं से अपने को पता है बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है। आपको पता है जैसे गाय से दूध प्राप्त होता है, मुर्गियों से अंडे प्राप्त होते हैं, इस तरह से बहुत सारे नाम है। तो देखो, दूध किन किन से प्राप्त होता है, आपसे पूछ ले दूध प्राप्त होने वाले जंतुओं के नाम लिखे, तो गाय से, भैंस से, बकरी से, भेड़ से, ऊँटनी से, इनसे सबसे दूध प्राप्त होता है। ठीक है। वहीं मांस किससे प्राप्त होता है, बकरी, मुर्गी, मछली, इनसे क्या है, मांस प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये भी एक भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है। और अंडे किससे प्राप्त किया जाता है, मुर्गी से। तो ये सारे क्या है, इंसान को जो भोज्य पदार्थ है वो इनसे भी प्राप्त होते हैं, जंतुओं से, पक्षियों से, इनसे। ठीक है। उसके बाद में है पशुपालन। अब इंसान पशुपालन भी करता है, खेती के साथ साथ में वो क्या करता है, पशुपालन। किसे कहते हैं पशुपालन, पशुओं को पालकर खाद्य प्राप्त किया जाता है, जिसे पशुपालन कहते हैं। पशु पालता क्यों है, जिससे उसको खाद्य प्राप्त होते हैं। वो अपना काम भी करवा सकता है खेत का, जैसे बैल वगैरह से काम करवा सकता है, तो वो कहलाता है पशुपालन। लेकिन इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है, उसका बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पालतू पशुओं के लिए उचित भोजन, उनको समय समय पर भोजन देना और सही भोजन देना, उनको रहने के लिए सही जगह, गर्मियों में, सर्दियों में, धूप में इनसे बचा कर रखना और उनकी अच्छी तरह उनकी देखभाल करना, ये सारा पशुपालन के अंदर आता है। तो इस तरह से आप इस पशुपालन को ध्यान में रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जिसके अंदर अपने छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले फसल, यानी एक ही प्रकार के पौधे बड़े क्षेत्र में उगा दिए जाते हैं, उसे फसल कहते हैं। फसल के प्रकार 2 थे, खरीफ की फसल और रबी की फसल। उसके बाद में हमने देखा खेती के चरण। सबसे पहले खेत के अंदर क्या की जाती है, मिट्टी तैयार की जाती है। फिर उसके अंदर क्या किया जाता है, बुआई की जाती है, उर्वरक दिए जाते हैं, सिंचाई की जाती है, उसके खरपतवार से सुरक्षा की जाती है। फिर उसके बाद में कटाई की जाती है और फिर लास्ट में क्या किया जाता है, उसका भंडारण किया जाता है। ये सभी करने के बाद में अपने एक टॉपिक और पढ़ा था, वो था जंतुओं से भोजन प्राप्त करना, यानी कौन कौन से जंतुओं से किस तरह का भोजन अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके जो नोट्स है वो आपको आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर मिल जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपको बहुत ही आसान सी भाषा में लिखे हुए मिलेंगे और आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके सारे जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी बहुत ही आसान से तरीके से, ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको जरूर बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और साथ में भी अपने जो क्लासमेट है उसको शेयर करके जरूर बताइए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए और इस जो विज्ञान का जो सेशन है इसको आसानी से सीख पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।